नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हम हाजिर हैं नए टॉपिक्स को लेकर के। और आज के जो टॉपिक हैं वो कुछ आपके जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। एक तो साइंस में आपके आईवीएफ से रिलेटेड टॉपिक है, साथ के साथ एक न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक है। तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जाओं के माध्यम से जो कार्बन को कम से कम उत्सर्जित करने में और साथ के साथ एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। साथ के साथ ये भी बताते चले कि अभी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूज़ है, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज के इंपॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या हैं। तो आज के जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है उसमें पहली न्यूज़ तो ये है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, उससे रिलेटेड है। सबसे पहले न्यूज़ देखेंगे, लेकिन काम की चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए क्या है। सेंटर सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट ऑन आईवीएफ अवेल्ड बाय मूसेवालाज मदर। सिद्धू मूसेवाला के बारे में सब जानते हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो उनकी बहुत सारी फ़ैन भी रह चुकी है। तो सिद्धू मूसेवाला जी की 2022 में क्या हुई थी, गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद अभी उनके माता पिता ने आईवीएफ के थ्रू अपना एक सिद्धू मूसेवाला का भाई जो है उसको दुनिया में लेके आए हैं वो। तो इससे रिलेटेड एक इशू है जो कि पंजाब गवर्नमेंट और साथ के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में चल रहा है और पिछले 2-3 दिनों से ये बहुत मुद्दा है। तो देखेंगे आज पूरा, समझेंगे कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या है और क्यों इसका मुद्दा इतना विवाद क्यों उठ रहा है, इसके बारे में देखेंगे। साथ के साथ में दूसरी न्यूज़ क्या है, ऑस्ट्रेलियन एंड ब्रिटेन टू बिल्ड AUKUS ऑकस जो एक बना हुआ था, ग्रुप बना था 2021 में बना था। तो इसमें 3 देश हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जो उनमें के बाकी 2 देश हैं, उन्होंने मिल करके कुछ ट्रीटी वगैरह साइन किया, अपने साथ समझौता किया है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, ये चाइना को काउंटर करने के लिए ये पूरा संगठन बना हुआ है। जैसे कि क्वाड बना था 4 देशों से मिल करके, वैसा ही एक AUKUS बना हुआ है 2021 का। तो देखेंगे इससे रिलेटेड और साथ के साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना रिवीजन भी करेंगे प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। अगली जो हाईलाइट है वो है कि साइमन हैरिस सेट टू बी आयरलैंड्स यंगेस्ट पीएम। आयरलैंड के यंगेस्ट पीएम बन गए हैं साइमन हैरिस जी, 37 ईयर की एज है इनकी। तो देखेंगे इनके बारे में कि क्या न्यूज़ है। अगली हमारी न्यूज़ है, इंडिया नाउ आइज अफ्रीका फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में जब इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात आती है तो भारत और अफ्रीका के क्या ऐसे घनिष्ठ संबंध हैं और क्या मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है वो भी देखेंगे। साथ के साथ अफ्रीका भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड हमने आज कुछ डाटा, कुछ फैक्ट को जोड़ा हुआ है अपनी पीपीटी में। तो आपका यहाँ से जीएस पेपर 2 के लिए क्या होगा, अच्छा एक कंटेंट क्रिएट होगा और आपको प्राप्त होगा। अगली हाईलाइट है, इनइक्वालिटी डिप्ड ओवर द पास्ट डिकेड। ये जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वो थोड़ी कम हुई है। तो ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। ऐसे टाइम पर अपनी प्रगति दिखाने के लिए, और इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो उन्होंने क्या किया है इसको दिखाने के लिए इस तरीके की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। ग्राउंड लेवल पर रियलिटी कुछ अलग होती है, जब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं तो उसमें एक्चुअल स्थिति पता चलती है। फिलहाल ये हमारे लिए ठीक है कि जो ग्रामीण कंजप्शन है और रूरल कंजप्शन है उसके बीच में जो गैप है वो थोड़ा कम हुआ है, तो असमानता कम हुई है। थोड़ी सी छोटी सी न्यूज़ है, उसको देख लेंगे। उसके बाद अगली न्यूज़ है, रियल जीडीपी ग्रोथ में हिट 8% ऑफ द फिस्कल ईयर सिंगल फिनमिन। ये जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बताया है कि जो इस बार रियल जीडीपी ग्रोथ है वो रहने वाली है 8%। और इस बार ही नहीं, अगले साल जो 2024-25 वाला पूरा ये जो साल रहने वाला है उसमें बहुत एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ऐसी अनुमान, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है सरकार के द्वारा। तो देखेंगे इसको। अगला हाईलाइट है, ह्यूमन राइट्स पैनल रजिस्टर्स केस अगेंस्ट क्लासिकल डांसर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। क्लासिकल डांसर हैं, एक केरला में एक मोहिनी अट्टम नृत्य होता है, उससे रिलेटेड इन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसे जो रंग भेदी इन्होंने क्या किए थे, रंग के ऊपर में कुछ इंटरव्यू वगैरह में ऐसी बात बोल दी थी जिसकी वजह से जो मोहिनी अट्टम डांस है साथ के साथ वो व्यक्ति पूरे न्यूज़ में आ गए थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा आज एक न्यूज़ आई है कि इसके लिए पैनल बना है। ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, ह्यूमन राइट्स आयोग जो होता है, उसने क्या किया है, उन व्यक्ति के खिलाफ जिन्होंने ये पूरी बात की है, रंग भेदी बात की है, उनके खिलाफ एक याचिका दायर की है, उनके खिलाफ एक अगेंस्ट केस रजिस्टर किया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या पूरी न्यूज़ है। अगला जो हाईलाइट है, गवर्नर आर.एन. रवि री इंडक्ट पॉनमुडी इज मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। जो तमिलनाडु के जो मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच में चल रहा था मुद्दा, उससे रिलेटेड है कि कल हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने क्या बोला था कि जो गवर्नर हैं आर.एन. रवि जी, उन्होंने बहुत ही बेतुका सा संवैधानिक नैतिकता का हवाला देकर के जो इस मंत्री की शपथ को रोका हुआ है वो बहुत ही बेतुका है। तो उनको जल्द से जल्द उस मंत्री को रीअपॉइंट करना चाहिए
तो उसी से रिलेटेड है कि फाइनली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हुए जो पॉन मोडी जी हैं, मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उनको उन्होंने अपॉइंट कर दिया है। कल उन्होंने शपथ दिलवा दी है उनको। तो इससे रिलेटेड मुद्दा है, देखते हैं इसको आज विस्तार में। ये थी आज की कुछ हाइलाइट्स। सबसे पहला जो हमारा न्यूज़ है ये बहुत ही अभी चर्चा पे है क्योंकि केजरीवाल जी अरेस्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले क्या है हाईलाइट, अरविंद केजरीवाल सेंड टू ईडी कस्टडी टिल मार्च 2028। अभी 28 मार्च तक के लिए 6 दिनों की कस्टडी में भेजा गया है। ईडी की कस्टडी में रिमांड पर ईडी ने लिया है केजरीवाल जी को। पिछले कुछ 1-1.5 साल से आम आदमी पार्टी की जो किस्मत है वो बहुत ख़राब चल रही है। एक के बाद एक इनके जो मंत्री हैं वो जेल जा रहे हैं। पहले उनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो जेल गए, सत्येंद्र जैन जी, उसके बाद मनीष सिसोदिया, और अब फाइनली सीएम जो है दिल्ली के वो अब जेल चले गए हैं और कुछ अपनी गलतियों की वजह से ही गए हैं। 9 बार इनको समन जारी किया था ईडी के द्वारा और इन्होंने 9 बार उस चीज़ का जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो क्या कहे, हाई कोर्ट में गए क्योंकि इनको मालूम था कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये 9 बार समन जारी होने के बाद भी प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर प्रस्तुत नहीं हुए ईडी के सामने। उसके बाद वो डायरेक्ट चले गए हाई कोर्ट के पास कि मुझे बचा लीजिए, कभी भी मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। हाई कोर्ट से कुछ उनको रिलैक्सेशन तो मिला नहीं और फाइनली उनको ईडी ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल कोर्ट के द्वारा उनको 6 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया है। और अब ये मामला उठ रहा है कि जो आबकारी पूरा घोटाला हुआ था शराब के व्यापारियों को ठेका देने से रिलेटेड और उनके एवज में उनसे पैसे लेने के लिए, रिश्वत लेने के एवज में जो ये पूरा मामला चल रहा था, उसमें इनको मुख्य साजिशकर्ता के रूप में आम आदमी पार्टी के जो ये सीएम हैं उनको मुख्य साजिशकर्ता के रूप में क्या किया गया है, कन्विक्ट पाया गया है। अब ये पूरा मुद्दा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है, चलो जागरूकता के लिए, लेकिन इससे एक और मुद्दा बन रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो और मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बोला है कि केजरीवाल जी सीएम के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये पूरा एक संवैधानिक मुद्दा बहुत चर्चा में आ गया है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया है और उसके बाद भी वो अपने पद से इस्तीफा ना दे। क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न है? तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ डायरेक्टली प्रोविज़न नहीं है। सबसे पहली बात तो कि जो आर्टिकल 14 होता है वो क्या है, समानता की बात करता है कि देश में एक लॉ प्रोसेस है जिसके तहत क्या होता है, हर व्यक्ति समान है। लेकिन उसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ऐसे 2 व्यक्ति होते हैं जो अगर पद पर बैठे होते हैं और उनके ऊपर कोई चार्जेस लग जाते हैं किसी तरीके के सिविल मामले, तो उनको जेल जाने से संरक्षण प्राप्त होता है। लेकिन संविधान में केवल और केवल प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, उन्हीं के लिए ये प्रोविज़न किया गया है। तो संवैधानिकता की बात की जाएगी अगर, तो ये मुद्दा आएगा कि संविधान में केवल और केवल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को ही ये अधिकार है कि वो उन पर कोई सिविल मामला लगता है अगर, तो उनको पहले तो 2 माह पहले आप उनको रिपोर्ट देंगे उनकी गिरफ्तारी वगैरह से पहले कि हम ऐसा कुछ मामला आपके ऊपर लगाने वाले हैं। 2 माह पहले उनको सूचना दी जाती है और गिरफ्तारी से उनको संरक्षण प्राप्त होता है। अनटिल एंड अनलेस वो केस क्रिमिनल केस ना हो, किसी को जान से मारने वगैरह से रिलेटेड केस ना हो, अगर सिविल मामला है तो उनको संरक्षण मिल जाता है। लेकिन किसी भी अन्य व्यक्ति को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो अन्य कोई मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, उनको एक आम आदमी की तरह ही ट्रीट किया जाता है हमारे संविधान में। एक दूसरा मुद्दा आता है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जो प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का। उसमें क्या बात की गई है, जो मंत्रियों की या सदस्यों की अयोग्यता से रिलेटेड बात की गई है। तो इसमें क्या प्रोविज़न है, इसमें प्रोविज़न ये है कि किसी मंत्री को अगर 2 साल से अधिक की सज़ा होती है तब उसको सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है। तो इसका फ़ायदा उठा करके केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके ऊपर अभी जो एलिगेशंस लगे हैं वो अभी उसमें कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि उन्हीं ने किया है और कोई सत्यता अभी हुई नहीं है। इस मामले की पूरी जांच अभी होनी बाकी है। तो जब तक उनको सज़ा नहीं होती, 2 साल का क्राइटेरिया होता है कि अगर 2 साल से ऊपर की सज़ा हो जाती है तब जाके व्यक्ति को क्या होता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये पूरा मामला है। तो उन्होंने बोला है आम आदमी पार्टी ने कि नहीं देंगे सीएम रिज़ाइन और वो जेल से ही पूरा अपना कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग भी लेंगे और जेल से ही सारा शासन जो है चलाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेटेबल मुद्दा बना हुआ है अभी फ़िलहाल कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी मैंने बता दिया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। क्लियरली मेंशन नहीं है कि सीएम को अगर जेल हुई है तुरंत के तुरंत तो उनको इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा, यहाँ ये कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन पास्ट में एग्जांपल्स ऐसे ज़रूर रहे हैं कि किसी भी सीएम को जेल हुई है तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। जैसे कि अभी झारखंड में हेमंत सोरेन जी जब उनके ऊपर लगा था, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने क्या किया, पहले ही पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो सीएम केजरीवाल ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं भारत के इतिहास में जो मुख्यमंत्री होते हुए जेल गए हैं और जेल जाने के बाद भी उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है।
कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है मैंने बता दिया, केवल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ही संविधान में ये मान्यता दी गई है कि इनको जेल जाने से संरक्षण मिलेगा सिविल मामलों में। अदरवाइज किसी भी मंत्री को, किसी भी व्यक्ति को आम आदमी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के ये है, लेकिन खुद को ये आम आदमी की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं फिलहाल। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का हवाला देते हुए इन्होंने बात बोली है कि 2 साल की सज़ा क्या, 2 महीने की भी सज़ा अभी मेरी हुई नहीं है तो मैं क्यों इस्तीफा दूँ, ये सारा मुद्दा है। अगला मुद्दा ये है गवर्नर जी से रिलेटेड, ये R.N. रवि जी है। ये R.N. रवि जी हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं अपने मुद्दों को लेकर के, और हमेशा इनका टसल चलता रहता है तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके साथ में। अभी पूरा मुद्दा हमने डिस्कस किया था प्रीवियस जो क्लासेस में, प्रीवियस जो हमारी सेशन हुए थे उसमें, कि ये पॉन मुडी जी है, इनके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार का एलिगेशन लगा था। इनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है अभी उनको सज़ा तो हुई नहीं है, सेम वाला मुद्दा जो अभी केजरीवाल के साथ हो रहा है। तो ये जो इनको सज़ा हुई नहीं है, तो जो तमिलनाडु के M.K. स्टालिन जी CM हैं, उन्होंने बोला कि भाई सज़ा नहीं हुई है तो इस व्यक्ति को, ये बहुत योग्य व्यक्ति है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी व्यक्ति है, इसको आप वापस से रीअपॉइंट करिए। इन्होंने सीधा सीधा संवैधानिक नैतिकता का हवाला देते हुए गवर्नर जो रवि जी हैं उन्होंने बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हुए हैं तो मैं उनको मंत्री पद की शपथ नहीं दिला सकता। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने फिर गवर्नर जी को फटकार लगाई कि पता नहीं इनका कौन एडवाइज़र है, कौन इनको एडवाइस दे रहा है, कहाँ से ये खुद की संवैधानिक नैतिकता का मुद्दा निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उस व्यक्ति पर एलिगेशंस लगे हैं, अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, तो उनको लीगली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164(1) के तहत, 164 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि CM जिस व्यक्ति को भी बोल दे गवर्नर को क्या है, उस व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहिए एज अ मंत्री। तो कोर्ट ने बोला कि उनको इस संविधान के आर्टिकल का फॉलो करना चाहिए, और आर्टिकल 164 के तहत जो कह रहे हैं M.K. स्टालिन जी, उसको मानते हुए पॉन मुडी को मंत्री बना देना चाहिए। तो फिलहाल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद अपनी ये गलती मान ली है और पॉन मुडी को शपथ दिला दी है। तो ये पूरा मुद्दा है। यहाँ पर रिवीजन बार बार आपका हो रहा है आर्टिकल 164 का। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पॉलिटी में क्वेश्चंस बनेंगे आपके इस बार प्रीलिम्स में भी, ये जो बहुत ही हाईलाइटेड मुद्दे हैं ये चल रहे हैं। इस बार चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग बहुत हाईलाइटेड है, साथ के साथ इस बार लोकसभा इलेक्शन है, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आपको मिलेंगे शायद। साथ के साथ ये जो गवर्नर वाला मुद्दा है, अलग अलग स्टेट्स में चल रहा है मुद्दा। तेलंगाना में हमने तमिली साई जी वाला मुद्दा देखा था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। तो जो भी गवर्नर हैं टाइम बाय टाइम बहुत ही चल रहे हैं मुद्दे में। तो इस बार गवर्नर वाला टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे 2-3 क्लासेज में उसको अलग अलग एंगल से, अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू रिविज़न करवाया इस टॉपिक का। लेकिन आप के लिए भी ये जिम्मेदारी है कि बार बार प्रीलिम्स के पहले जब तक जितना मैक्सिमम हो सके आपको रिवीजन करते रहना है। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो GS पेपर 2 से रिलेटेड है। GS पेपर 2 में जो एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला IR वाला जो टॉपिक होता है, उसमें आपके भारत और अन्य देशों के साथ संबंधों के बारे में बात की जाती है। तो ये वैसा ही मुद्दा है। इंडिया नाउ आइज अफ्रीका फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड इंडिया और अफ्रीका ने क्या किया है, एक तरीके से इंडिया देख रहा है अफ्रीका की तरफ। देखिए अफ्रीका की स्थिति भले ख़राब हो, बहुत सारे जो उस कॉन्टिनेंट के जो देश हैं वो गरीबी की स्थिति में हैं, लेकिन अफ्रीका जो है उस पर पूरे देश की नज़र रहती है, क्योंकि यहाँ पर खनिज का भंडार है। अफ्रीका खनिज के मामले में बहुत ही समृद्ध है, और यहाँ पर दिक्कत यही है कि इस खनिज का जो है निष्कर्षण नहीं हो पा रहा है, ये खनिज निकाल कोई नहीं पा रहा है, इस वजह से इनकी गरीबी बनी हुई है। बाकी अगर देखा जाए तो सोना, चांदी, तांबा, हीरा सब चीज़ों से ये बहुत ही संपन्न है। सारे तरीके के खनिज यहाँ पर उपलब्ध हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका वाले, नामीबिया वाले रीजन में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको सोने की भी खदानें मिलेंगी, आपको हीरे की भी खदानें मिलेंगी। तो अफ्रीका जो है खनिज के मामले में, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से जो घाना कोस्ट, आइवरी कोस्ट वाला एरिया है जो वेस्ट अफ्रीका का, वहाँ पे आपको बहुत सारे चॉकलेट्स वगैरह के लिए, कोक वगैरह, कॉफ़ी वगैरह मिलती है। तो पूरा अफ्रीका रीजन बहुत ही हमारे लिए, चाहे पूरे विश्व के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन क्या है, इसकी अभी गरीबी की स्थिति ऐसी है, इनके लिए टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी प्रोवाइड नहीं हो पाई है, इस वजह से अभी ये पिछड़े हुए हैं। फिलहाल हमारा जो क्या इसके साथ में रिलेशन है, इंडिया जो है वो देख रहा है अफ्रीका की तरफ क्रिटिकल खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो क्या होते हैं, आपके टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, आपके औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक तकनीक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम होती है। इनको क्रिटिकल इसीलिए बोला जाता है कि महत्वपूर्ण तो हैं बहुत ज़्यादा,
जो भी चिप्स वगैरह होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जो कि मोबाइल वगैरह होती है, जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि कोबाल्ट वगैरह का यूज़ किया जाता है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स की कमी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ अभी लिथियम की खोज की गई है जम्मू कश्मीर में, आपको पता होगा, और वो हमने बहुत बड़ा भंडार लिथियम का खोज के निकाला है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है वो चीज़। तो क्रिटिकल मिनरल्स में ऐसे ही आते हैं, लिथियम आता है, आपका निकेल आता है, कोबाल्ट आता है, इस तरीके के कुछ प्रमुख खनिज हैं जिनका प्रयोग ज़्यादातर करके इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी उपकरण बनाने में होता है। तो एक देखा जाए कि औद्योगिक इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में, साथ के साथ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के रिस्पेक्ट में क्रिटिकल इन मिनरल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग है। और हम क्या है, डिजिटल इंडिया वगैरह के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत का ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी विकास हो जाए। इसी के रिस्पेक्ट में इंडिया और अफ्रीका के बीच में अभी कुछ टाई अप हो रहा है क्रिटिकल मिनरल्स का निष्कर्षण करने के लिए, वहाँ से निकाल के खोद के निकालने के लिए इंडिया अफ्रीका की तरफ देख रहा है। तो ये हुआ थोड़ा सा सिनेरियो कि किस बारे में बात है, ये किस बारे में न्यूज़ आई है। अब हम यहाँ पर अपने काम की न्यूज़ देख लेंगे कि यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं आपके पीटी में। सबसे पहली बात तो आपसे क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्रिटिकल मिनरल्स एक महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, ऐसे खनिज होते हैं जिनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, आधुनिक तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी में और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किया जाता है। तो क्रिटिकल जो मिनरल्स होते हैं, महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, इनका ज़्यादातर उपयोग कैसे, आधुनिक तकनीक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह बनाने में, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब बनाने में होता है और इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपकी इकोनॉमी में पड़ता है। दूसरी बात यह है कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, तो लिथियम, निकल, कोबाल्ट जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन इनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। तो क्रिटिकल मिनरल्स में क्या आता है, लिथियम, निकल, कोबाल्ट। अच्छा, इनका यूज़ इतना ज़्यादा क्यों है या इनको इतना प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि इनसे जो है सबसे कम कार्बन उत्सर्जन होता है। एक तरीके से स्वच्छ ऊर्जा है ये। अगर इन जैसे लिथियम बैटरी का प्रयोग ज़्यादा करने के लिए क्यों इतना वो किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसका रीज़न यही है कि लिथियम बैटरी का यूज़ करने से आपके पर्यावरण को कम से कम नुकसान होगा। तो इसलिए क्रिटिकल मिनरल्स पे इतना ध्यान क्यों दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है ताकि आपका पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा और आपका जो आधुनिक तकनीकी विकास है वो भी होता रहेगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन यहाँ से अगर वन लाइनर पूछेगा तो क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में पूछ सकता है कि कौन कौन से इसमें आते हैं। 2-3 आपने ऑप्शन चुन लिए। अगर स्टेटमेंट वाइज पूछेगा तो आपसे ये सारी चीज़ें आपके स्टेटमेंट में डाल के पूछ सकता है। ठीक है, अब इस क्रिटिकल मिनरल का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो सकता है, देखिए रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में होगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाने में होगा। तो बहुत सारे एंगल से इसका यूज़ हो सकता है। तो ये है पूरी न्यूज़, क्या है क्रिटिकल जो मिनरल्स। अब हम देख लेते हैं कि भारत और अफ्रीका के संबंध क्या है और महत्व क्यों है भारत के लिए अफ्रीका का इतना ज़्यादा। तो पहली बात तो ये कि भारत और अफ्रीका के संबंध बहुत समय से चले आ रहे हैं, ऐतिहासिक हज़ारों सालों से ये संबंध चला आ रहा है। जो इजिप्ट वाला जो पूरे सभ्यता थी उसी से माना जाता है कि इजिप्ट सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है और फिर उसके बाद से ही हड़प्पा वगैरह वाली चीज़ें हुई। तो अगर आप ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखेंगे तो भी बहुत महत्व है भारत और अफ्रीका के संबंधों में बहुत ज़्यादा। साथ के साथ में अफ्रीका से भारत में कुछ चीज़ें मंगाई जाती है, जैसे कि सोना, हाथी दांत, 900 रोग का सिंग, ये सब आयात किया जाता है। अब सोना भारत में सभी लोग जो है भारतीय तो मोस्टली गोल्ड प्रेमी होते ही होते हैं। तो सोना जो है वो आयात सबसे ज़्यादा हम अफ्रीका से करते हैं। मतलब एक तरीके से सोना के आयात के लिए बहुत बड़ा एक सोर्स है हमारे लिए अफ्रीका। ठीक है, ये दूसरा संबंध हुआ। आधुनिक संबंधों की बात करें अभी के समय में तो देखा जाए तो भारत और अफ्रीका के बीच में मजबूत आर्थिक राजनीतिक संबंध है। अभी आपने देखा होगा कि G20 में इसी साल आपको ये पता होना चाहिए कि जो G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया है। ठीक है, पहले केवल यूरोपियन यूनियन था, 19 देश और यूरोपियन यूनियन थे, अब क्या है अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है। तो अफ्रीका को लेकर के पूरा विश्व क्या है एक तरीके से ये सोच के चल रहा है कि इनको क्या है शामिल करना है, इनको अपने ग्रुप में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स, खनिज का बहुत बड़ा सोर्स है यहाँ पर। तो ये हुई पूरी न्यूज़, आपको आई होप समझ में आई होगी क्या बात है क्या नहीं है। और जो मैंने बता ही दिया कि क्या क्या महत्व है, तो आप अगर देखिए मिनरल्स के मामले में तो आपको वो रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में हेल्प करने वाला है। साथ के साथ मैंने आपको बता दिया कि ऐतिहासिक जो महत्व है वो तो है ही है, जो सभ्यताएं बहुत ज़्यादा हमारे लिए मैटर करती हैं। साथ के साथ में जो सांस्कृतिक जो एक चीज़ है, सभ्यता जब
कोई भी देश की सभ्यता दूसरे देश से मिलती है तो उसके लिए एक टर्म होता है ना, सॉफ्ट, जो बोलते हैं कि सॉफ्ट रिलेशन, इसी को बोलते हैं। जब संस्कृतियों का मिलन होता है दो देशों की या दो कॉन्टिनेंट्स की, तो उसको क्या बोलते हैं, एक सॉफ्ट रिलेशन बोला जाता है ना। तो बिल्कुल भारत और अफ्रीका के बीच में भी वो एक सांस्कृतिक का मिलन है। जो इजिप्टियन सभ्यता है या मिस्र की सभ्यता है, उसको कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता उसी से निकल के आई है, ऐसा माना जाता है इतिहास में। तो बहुत सारे संबंध हैं, साथ के साथ में दोनों देशों के बीच में व्यापार, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में। जो अफ्रीका है वो बहुत गरीब देश है और वहाँ पर समय समय पर आता रहता है कि वहाँ पर भूखमरी की समस्या है। अफ्रीका के कई देश ऐसे हैं जहाँ पे लोग मिट्टी की रोटी खाने के लिए मजबूर है, वहाँ पर भोजन नहीं है, वहाँ अनाज नहीं है, पानी की बहुत समस्या है। मिट्टी की रोटियाँ वो भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, खुद को भी दे रहे हैं। तो अफ्रीका में निवेश भारत भी करता है, साथ के साथ विश्व के अन्य देश भी इसमें निवेश करते हैं। तो भारत और अफ्रीका का संबंध क्या है, ऐसे भी है कि निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के मामले में भी एक दूसरे पर दोनों क्या है, बहुत डिपेंडेंट हैं। अब चलते हैं हम आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ, और ये बहुत ही हाईलाइटेड न्यूज़ रही। हाईलाइटेड क्यों रही, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जी की 2022 में डेथ हुई, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद अचानक से उनका एक भाई पैदा हो गया। अब जब ये भाई दुनिया में आया तो कई लोग तो ऐसे हैं जो ये कहने लगे कि सिद्धू मूसेवाला का ही बच्चा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। IVF के थ्रू जरूर हुआ है ये बच्चा, लेकिन ये सिद्धू मूसेवाला के माता पिता का ही पुत्र है। अब ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल है, जिस IVF टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है उसके लिए एक एक्ट बना हुआ है। एक्ट का नाम क्या है, असिस्टेड रिप्रोड्यूसिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 का। रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजी है इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ART रूल जो है 2021 का, ये क्या बात करता है कि अगर किसी दंपत्ति को, किसी भी कपल को बच्चा जो है नेचुरली नहीं हो पा रहा है तो उनको IVF के थ्रू संतान उत्पन्न करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन उसमें कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि उसमें मेंशन है कि महिला की उम्र जो है वो 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष हो, वो सबसे अच्छी कंडीशन है कि इस एज ग्रुप की महिलाओं में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने की क्षमता होती है। साथ के साथ में अगर इसको मैक्सिमम बढ़ाया भी जाए तो 21 से 50 तक किया जा सकता है, वो भी 50 वर्ष की महिला का पहले पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा, चेकिंग की जाएगी। अगर लोगों को लगेगा, अगर जो डॉक्टर्स होंगे उनको लगेगा कि हाँ ये महिला बिल्कुल स्वस्थ है और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, तभी ये परमिशन दी जाती है कि IVF के थ्रू कोई कपल क्या करे, संतान उत्पत्ति करे। लेकिन अभी पूरा मुद्दा ये क्या हो गया है कि इनकी जो उम्र है वो तो लगभग 60 साल है और सिद्धू मूसेवाला की जो माता जी हैं उनकी उम्र है 58 ईयर्स। तो 58 ईयर्स की महिला को पंजाब गवर्नमेंट ने कैसे ये अनुमति दी कि वो IVF के थ्रू संतान उत्पत्ति कर सकती हैं, यही पूरा मुद्दा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है, स्टेट गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि आप बताइए कि आपने एक्ट में जो चीज़ें मेंशन है उसके बियॉन्ड जाकर के आपने परमिशन कैसे दी, परमिट कैसे किया सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को एक IVF का यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब ये तो हुई पूरी न्यूज़ की क्या है बैकग्राउंड। अब हम देख लेते हैं कि IVF क्या होता है। तो IVF एक ऐसी विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी, क्या कहना चाहिए, एक टेक्नोलॉजी है, एक इस तरीके का चमत्कार है जिसके थ्रू अगर नेचुरली किसी भी कपल को संतान नहीं हो पा रही है तो वो IVF के थ्रू क्या करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं उनके एग्स को और जो मेल होते हैं उनके स्पर्म को क्या किया जाता है, क्लिनिकली जो मेडिकल होते हैं या फिर जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर इन एग और स्पर्म को मिला करके उनको क्या किया जाता है, कुछ दिन तक डॉक्टरों की उनको सर्विलांस में रखा जाता है। और जब वो एग और स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तब उसको वापस से महिला की जो गर्भाशय होता है उसमें इंजेक्ट किया जाता है, उसमें वापस से ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम होता है। इसको समझिए कि एक ये एग है और एक ये जो स्पर्म है, इसको किसी भी व्यक्ति के बॉडी के अंदर नहीं, बिल्कुल क्लिनिकली महिला ने, जैसे सिद्धू मूसेवाला जी की माता हैं उनके जो एग्स है उसको और उनके पिता की जो स्पर्म है उनको बाहर ले करके मेडिकली निकाल करके और क्लिनिक में एक IVF में एक क्या किया गया है, उसको IVF टेक्नोलॉजी के थ्रू क्लिनिक में इसको फर्टिलाइज करवा करके उसको प्रजनन योग बना करके क्या किया गया है, उसको डेवलप किया गया। और जब वो एक भ्रूण बन जाता है, उसमें जन्म आ जाता है, तो फिर उसको सिद्धू मूसेवाला की माता के गर्भाशय में डाला गया होगा। और फिर क्या होगा, 9 महीने के अपने प्रोसेस के बाद, जैसे कि नॉर्मली महिलाएं होती हैं जो 9 महीने तक कंसीव करके रखती हैं एक भ्रूण को और उसका पूरा पालन पोषण होता है माता के द्वारा, बिल्कुल वो प्रोसेस फॉलो होता है। इसमें बस ये अलग है कि ये जो स्पर्म और
एग का फर्टिलाइजेशन है वो बाहर होता है शरीर के। लेकिन इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक और टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है कि एग जो होता है वो माता के पेट में ही होता है, माता के गर्भ में ही होता है, जो स्पर्म है उसको बाहर से इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो जो आईवीएफ वाला प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, क्लिनिक में होता है, लेकिन एक और जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि माता के एग्स तो वैसे के वैसे रहते हैं, जो स्पर्म होता है उसको इंजेक्ट करवाया जाता है और गर्भ में ही बच्चा जो है वो भ्रूण जो है वो फर्टिलाइज होता है। तो दो तरीके से होता है। फिलहाल जो सिद्धू मूसेवाला के मैटर में जो केस है उसमें यह है कि आईवीएफ के थ्रू दोनों के एग और स्पर्म को बाहर क्लिनिक में क्या किया गया है, उसको बड़ा किया गया है, उसको फर्टिलाइज करवाया गया है और फिर से उनकी माता के गर्भाशय में क्या किया गया है, ट्रांसप्लांट किया गया है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है। अब ये न्यूज़ में क्यों है वो जान लेते हैं, और ये एक्ट जो है वो न्यूज़ में क्यों है, तो उसके कुछ प्रोविजंस जान लेते हैं। ठीक है, जो हमारा ART रूल है, ART रूल 2021, ये क्या कहता है कि पहली बात ये कि जो भी महिला होनी चाहिए वो स्वस्थ होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि उनकी उम्र 21 से 35 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये 50 तक जा सकती है। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50 साल की है। 50 साल के बाद में किसी भी महिला को ये अनुमति नहीं दी जाएगी कि वो IVF का यूज़ करे या IVF के थ्रू लाभ प्राप्त करे। अब ये 50 साल में भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। क्या इश्यूज़ होते हैं कि 50 साल की एक महिला होती है जिसको कभी शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, बहुत सारी दिक्कतें होती है स्वास्थ्य से संबंधित। तो इसलिए ही आगे इनको जब 50 साल तक के लिए भी परमिट किया गया है तो पहले इनका मेडिकल चेकअप वगैरह पूरा करवाया जाता है। जब डॉक्टर बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये बिल्कुल कैपेबल है एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए, तभी क्या है इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, परमिशन दिया जाता है कि ठीक है ये कपल जो है वो IVF का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि पूरा मुद्दा जो अभी चल रहा है उसमें धारा कौन सी है, ART अधिनियम की धारा 21G के तहत ही ये पूरा ऊपरी सीमा वाला इशू है कि 58 साल की महिला को अभी फ़िलहाल दिया गया है। दूसरी बात ये होती है ना कि अभी जो इनके कपल हैं, एक 58 है एक 60, अगर इनकी डेथ हो जाती है और बच्चा अभी पूरा उसका विकास नहीं हुआ, बच्चा बहुत बड़ा नहीं हुआ, तो फिर उनका लालन पालन कौन करेगा, क्योंकि ये सिद्धू मूसेवाला सिंगल चाइल्ड था, उसके बाद में इनके माता पिता तो अकेले हैं। अब जो बच्चा जीवन आया है दुनिया में उसका क्या है, अगर इनके माता पिता की फिर से डेथ हो जाती है अगर मान लीजिए, तो वो उस बच्चे का लालन पालन कौन करेगा, ये वाला भी एक एथिकल इशू भी उठता है। तो इस एक्ट में ये मेंशन है कि जब भी किसी व्यक्ति को इस तरीके से परमिट किया जाता है IVF का यूज़ करने के लिए, तो उसको यही बोल के किया जाना चाहिए कि सबसे पहले वो मेंशन करे कि उनके जाने के बाद या उनके नहीं रहने पर बच्चे का लालन पालन कौन करेगा, ये सारी चीज़ें। साथ के साथ में बच्चे का भी आपको इंश्योरेंस वगैरह करवा के रखना है, लाइफ इंश्योरेंस बच्चे का भी होना चाहिए, सो दैट अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, अगर कपल माता पिता के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, तो फिर इन फ्यूचर बच्चे को क्या हो उसके कोई परिणाम वैसे ना भुगतने पड़े कि बच्चे का फिर कोई पालन पोषण करने के लिए ही ना रहे। तो दो चीज़ें इस एक्ट में मेंशन है। आयु सीमा मैंने पहले ही बता दी। अब ये कोई कानूनी प्रावधान जो है वो मैंने पहले ही सारी चीज़ें बता दी है, और मैंने क्या होता है IVF ये भी बता दिया है। ठीक है, तो इसको हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो शर्तें हैं इस एक्ट से रिलेटेड वो भी मैंने बता दी हैं कि केवल कमीशनिंग पार्टियों वह व्यक्ति जो नैदानिक परीक्षण शुरू करने, मतलब यानी कि क्या होना चाहिए, निर्देशित या वित्त पोषण करने का प्रभारी होता है और दाता की लिखित स्वीकृति के बाद ही। मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति ये बोल दे कि हाँ आप क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हो मेरा, और मैं बिल्कुल लिखित रूप में देता हूँ कि बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, आगे चल के मैं इस बच्चे का बहुत अच्छे से लालन पालन कर सकता हूँ, और जो भी चीज़ें होंगी, जो भी इस एक्ट में प्रोविज़न है उसको मैं मानने के लिए रेडी हूँ, तब जाके इसके थ्रू क्या किया जाता है, परमिशन दी जाती है। और ART से उत्पन्न जो बच्चे के अधिकार क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर ये IVF के थ्रू पैदा हुआ है तो उसको कुछ कम अधिकार मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी ART से IVF के थ्रू जो भी बच्चा पैदा होता है उसको सामान्य बच्चे की तरह ही सारे लीगल राइट्स मिलते हैं, जो कि एक नेचुरली रूप से जो बच्चा पैदा होता है उसको मिलते हैं। तो ये चीज़ इसमें एक एक्ट में ये भी मेंशन है। तो आपसे अगर प्रश्न बने इस तरीके का कि क्या उसको लीगल राइट्स मिलते हैं सारे कि नहीं मिलते हैं, अगर कंफ्यूज करने के लिए बने, तो फिर आपको बताना है कि नहीं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी मामला चलता है। IVF के थ्रू पैदा हुए बच्चे को भी सारे लीगल राइट्स मिलते हैं।
इसमें इस एक्ट की कमियां बताई गई है। कमियां या कह लीजिए कि एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस है कुछ मामलों में। क्या रिस्ट्रिक्शंस है कि अविवाहित और विषम लैंगिक जो लोग हैं ना, जैसे कि अभी LGBTQ वाला मामला पूरा चल रहा है, तो अविवाहित व्यक्ति को, अविवाहित महिला को या फिर विषम लैंगिक जो जोड़े हैं उनको इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि उनको परमिशन नहीं है IVF का यूज़ करने की। तो ये एक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपसे प्रश्न बन सकती हैं प्रीलिम्स में, इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि केवल जो शादीशुदा जो लोग हैं, नेचुरली जो कपल एक होते हैं, सामान्य एक महिला और एक पुरुष वाला जो कपल होता है, उनको ही IVF के थ्रू क्या है, परमिशन है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अविवाहित और विषम लैंगिक लोगों को इस एक्ट के थ्रू शामिल नहीं किया गया है, परमिशन नहीं दी गई है। इसमें एक जो मैंने दूसरा IVF में एक दूसरा जो चीज़ बताया कि इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि किसी कपल को बच्चा चाहिए, उनको IVF के थ्रू बच्चा चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि जो फीमेल है उनके जो एग है वो स्वस्थ नहीं है, या जो मेल है उनका जो स्पर्म है वो हेल्दी नहीं है, सो डैट कि वो एक हेल्दी बेबी प्रोड्यूस कर सके। तो ऐसे में क्या होता है कि माता तो रहती है पर जो स्पर्म है वो किसी और व्यक्ति से ले लिया जाए, या उल्टा हो, अगर पुरुष का स्पर्म जो बिल्कुल हेल्दी है लेकिन अगर माता जो है जो बच्चा चाह रही हैं उनके एग्स जो हैं वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, तो किसी अन्य महिला से जब एग लिया जाता है ना, उसके थ्रू भी IVF किया जाता है। इस एक्ट में मेंशन है कि ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर दोनों कपल में से किसी एक के एग या स्पर्म स्वस्थ नहीं है तो किसी दूसरे महिला या दूसरे व्यक्ति से भी एग या स्पर्म लेकर के IVF के थ्रू क्या किया जाता है, संतान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि जिस भी महिला से, जिस दूसरी महिला से एग लिया जाएगा उसको जीवन में केवल एक ही बार अपने एग्स को डोनेट करने का क्या होगा, राइट होगा। तो वो केवल और केवल एक बार ही क्या कर सकती है, वन टाइम डोनर ही बन सकती है, अपने एग्स किसी ऐसे कपल को दे सकती है जो कि संतान क्लिनिकली चाहता है। तो एक ये भी चीज़ यहाँ पर मेंशन है। तो इस एक्ट से रिलेटेड जो न्यूज़ तो हमारे लिए इतनी काम की नहीं है, देखिए न्यूज़ बिल्कुल है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी होती हैं न्यूज़पेपर में, लेकिन कोई भी न्यूज़ हम पढ़ते हैं, कोई भी एक्ट हम पढ़ते हैं तो उससे हमसे क्या प्रश्न बन सकता है उसका पूरा एक 360 डिग्री एनालिसिस करना पड़ता है, जो भी संभावनाएं हो सकती हैं। और साइंस के क्वेश्चन जो होते हैं, आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो स्टेटमेंट वाइज ही होते हैं, हमेशा 2-3 लाइनर वो होता है, ABC ऑप्शंस होते हैं उसमें। और जब साइंस में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं तो ऐसे ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो पूरा एक्ट है इस IVF की वजह से, इस सिद्धू मूसेवाला जी की फैमिली की वजह से पूरा चर्चा में आया है। तो साइंस में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इस एक्ट से बनेगा। तो एक्ट में क्या प्रोविजंस है इसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब चलते हैं दूसरे हमारे आर्टिकल एडिटोरियल की तरफ। ये आपके GS पेपर 3 से रिलेटेड है। GS पेपर 3 में जो साइंस वाला सेक्शन होता है वहाँ से आपके लिए ये क्वेश्चन है, और ये यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा आंसर राइटिंग के लिए कुछ फैक्ट्स मिलने वाले हैं। साथ के साथ में क्यों हम न्यूक्लियर एनर्जी पे इतना फोकस दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको मैं इसको समझाऊंगी। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि अभी ब्रुसेल्स जो है वहाँ पर क्या हुआ है, एक समिट हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ब्रुसेल्स में एक समिट हुई है। और ये समिट करवाई किसने है, तो इस समिट को करवाया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, IAEA जो है इसने ये समिट पूरी करवाई है। किससे रिलेटेड है ये, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। न्यूक्लियर एनर्जी का आज के दिन में काफ़ी, आज के समय में बहुत ज़्यादा ही महत्व बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो क्या होती है न्यूक्लियर एनर्जी, मैंने प्रीवियस कुछ क्लासेस में आपको समझाया था कि जब परमाणु होता है, एक जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो भी एक परमाणु होता है, जो एक एटम होता है, अणु परमाणु, तो उसमें क्या होता है जब न्यूट्रॉन्स की बहुत सारी बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉन्स की बमबारी से क्या होता है कि ये जो परमाणु होता है वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है। और जब ये बहुत सारे टुकड़ों में टूटता है तो क्या होता है, इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो मैंने आपको एक बार प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो एनर्जी इससे निकलती है उसको हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और इस एनर्जी का यूज़ क्या किया जाता है, विभिन्न देशों के द्वारा एनर्जी को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कि इस ऊर्जा का प्रयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से जो बिजली बनाई जाती है उसमें सबसे कम जो है CO2 का उत्सर्जन होता है, यानी कि कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होने की वजह से पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर भी क्या है, आज के डेट में इस आर्टिकल में ये बोला गया है, इस एडिटोरियल में, कि इसका जो अभी उत्पादन है, इसका जो यूज़ है वो बहुत कम हो रहा है। कम होने के भी कुछ कारण हैं जो इस एडिटोरियल में देखे बताए गए हैं, तो हम उसको भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये जो समिट कहाँ हो रही है, ब्रसेल्स में ये समिट हो रही है। तो आपके लिए पहला तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये वनडे एग्जाम में भी वन लाइनर फैक्ट में बन सकता है कि कहाँ पर हुई है ये पहली समिट न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। तो ब्रसेल्स में जो है वो पहली समिट हुई है, वहाँ के जो भी PM है और साथ के साथ
IAEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इनके जो अध्यक्ष हैं इन्होंने मिलकर के ये पूरी समिट ऑर्गेनाइज की है। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी पे समिट क्यों ज़रूरी हुआ या इसको करने की क्या ज़रूरत थी? तो COP28 जो हुआ था इस साल, अब आपको कमेंट करके बताना है कि COP28 कहाँ पर हुआ था। तो COP28 जो हुआ था इस बार, तो उसमें ये बात करी गई थी कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के कुछ प्रयास करेंगे आगे चल करके। इस एडिटोरियल में कुछ फैक्ट्स भी दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी है वो क्या होने वाली है, 2050 तक ट्रिपल होने वाली है। यानी कि अभी तक हम न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग करके जितनी ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं उससे हम 3 गुना ज़्यादा कर लेंगे 2050 तक, ऐसा हमारा टारगेट है। ये जो इंटरनेशनल UN एजेंसी है, वहाँ पे जितने भी देश हैं, इन्होंने ये अपना टारगेट रखा हुआ है। तो दूसरी बात यहाँ से एक फैक्ट तैयार हो गया कि कब तक 3 गुना करना है, 2050 तक 3 गुना करना है। ठीक है, अब मैंने जैसे पहले ही बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी पे इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस देने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अभी जो हम नवीकरणीय ऊर्जा से, इसको मैं रब कर देती हूँ, अभी जो हम नवीकरणीय ऊर्जा से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए नवीकरणीय ऊर्जा में क्या आता है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, आपका विंड एनर्जी हो गया, तो ये सब से हम जितनी ऊर्जा निकाल रहे हैं, जितनी ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा हम कम कार्बन का उत्सर्जन करके हम न्यूक्लियर एनर्जी से जो है एनर्जी को बना सकते हैं। तो पहली बात आपको यहाँ पर ये समझ में आई कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे हम क्या कर सकते हैं, जो फिलहाल में नवीकरणीय अन्य ऊर्जाएं हैं उसके थ्रू हम जितना एनर्जी उत्पादित कर रहे हैं उससे 4 गुना ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ हम न्यूक्लियर एनर्जी से क्या कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं और ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। पहला मैटर तो ये हुआ। साथ के साथ में ये हुआ कि जो कार्बन उत्सर्जन है, CO2 का उत्सर्जन है, इसमें बहुत कम होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। इस वजह से न्यूक्लियर एनर्जी पर हम इतना ध्यान दे रहे हैं। अब ये पूरा आर्टिकल तो बात करता है, साथ के साथ में ये भी बात करता है कि अभी फिलहाल क्या हो रहा है, फ्रांस, चाइना जैसे जो देश हैं उन्होंने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। और चाइना ने अगर शुरू कर दिया है तो वो फिर उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चीज़ें हिट करने में, रिकॉर्ड बनाने में। तो फ्रांस और चाइना जैसे यूनाइटेड स्टेट जो है, इन जो देशों ने इस पर काम करना भी बहुत शुरू कर दिया है। इसमें भारत के रिस्पेक्ट में भी बात की गई है कि भारत में क्या प्रोग्रेस है, फिलहाल हम ये देख लेते हैं। और इन्होंने क्या टारगेट रखा है इन 3 देशों ने कि हम 10% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा जनरेट करेंगे बाय 2035। यानी कि इन जो देशों का क्या विज़न है कि 2035 तक हम 10% जो बिजली का उत्पादन है वो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू करेंगे। यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पर जो भी ये नाभिकीय संलयन विखंडन की, जो मैंने पहले बताया कि जब परमाणु के ऊपर न्यूट्रॉन की क्या की बम्बार्डमेंट की जाती है तो परमाणु छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर फिजन का यूज़ करके क्या होगा, 2035 तक 10% क्या है, बिजली का उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का लक्ष्य रखा है इन 3 देशों ने, जिसमें कि आपका अमेरिका है, फ्रांस है, चाइना है। और इसको बढ़ा करके 2060 तक कितना करना है, इन लोगों को 18% करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 10% 2035 तक कर लेंगे और 2060 तक 2060 तक ये 18% बिजली का उत्पादन क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू करेंगे। ऐसा इन्होंने अपना विज़न रखा है, अपना टारगेट रखा है। ठीक है, अब हम बात करें अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में बताया गया है कि इंडिया में सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ बना था, तारापुर में बना था। तारापुर में सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना था और उसका जो कैपेसिटी कितनी थी, केवल 2 किलोवाट आवर थी। ठीक है, जो सबसे पहला पावर प्लांट जो बना था इंडिया में, कहाँ पर बना था, इंडियाज़ फर्स्ट कहाँ पर बना था, तारापुर में बना था। और इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 2 किलोवाट थी, 2 किलोवाट आवर्स। फिर इसके बाद जो आगे चला, तमिलनाडु के कुडनकुलम में चीज़ें बनी और वहाँ पर इसको बढ़ा करके 4 से 6 किलोवाट आर किया गया। लेकिन इस एडिटोरियल में यही बताया गया है कि इंडिया प्रोग्रेस तो कर रहा है, काम तो कर रहा है, लेकिन बहुत तीव्र गति से नहीं कर रहा है। इसको और भी इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। अब कंसर्न क्या रेज होता है, देखिए एक पूरा एडिटोरियल से आपका क्या फ़ायदे हैं ये भी पता चल गया, क्यों इस दिशा में काम करना चाहिए ये भी पता चल गया, क्यों काम नहीं करना चाहिए अभी वो भी आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, ये देश जैसे इंडिया हुआ या कोई भी देश है, इसको यूज़ करने से डर क्यों रहा है, 2-3 मुद्दे ऐसे हैं। पहली बात तो इसमें
जिन परमाणु तत्वों का यूज़ होगा, जो रेडियो एक्टिव तत्वों का यूज़ होगा, उसमें क्या है कि इतनी ज़्यादा किसी भी मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने की क्षमता है। रेडिएशंस निकलती हैं इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो भी परमाणु तत्वों का यूज़ होता है उससे बहुत हाई लेवल की रेडिएशंस निकलती हैं। तो क्या होगा, उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, और अगर उसको सही से स्टोर नहीं किया गया तो क्या है, वो एक सभ्यता का भी विनाश कर सकता है। हिरोशिमा नागासाकी वाला केस आपको याद होगा, जब अमेरिका ने बम गिराया था वहाँ पर, तो परमाणु बम गिरा था। आज तक भी वहाँ पर जो भी लोग पैदा होते हैं उनको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां होती है। कोई विकलांग पैदा होता है, आज भी उसका इफेक्ट पड़ता है उन लोगों के ऊपर। तो वही मुद्दा है यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए अभी तमिलनाडु में भी प्रोटेस्ट हुआ था इसको लेकर के, क्योंकि वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर कोई अब नया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बैठे। क्यों? क्योंकि उनका भी यही कंसर्न है, स्वास्थ्य। तो पूरा ये न्यूक्लियर एनर्जी बहुत काम की चीज़ है, हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, इससे कम कार्बन उत्सर्जन होगा, ये तो बहुत ही ठीक है। लेकिन इंडिया या फिर कुछ अन्य देश इसको यूज़ करने से डर क्यों रहे हैं? इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे कहीं वो भयावह ना हो जाए, इस वजह से अभी थोड़ा सा डर रहे हैं। फिर भी जो मैंने एक अभी आर्टिकल प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, उसमें मैंने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बताया था। तो इंडिया का जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के ऊपर काम इंडिया करता है। इसमें क्या होता है कि जो भी एनर्जी निकलती है, जो भी नेगेटिव एनर्जी कहना चाहिए या रेडियो एक्टिव चीज़ें यहाँ से निकलती हैं, उसको इंडिया क्या करता है, रीस्टोर करने के ऊपर ध्यान देता है। तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्निक इसी पर काम करती है कि इन परमाणु प्लांट से, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट मटेरियल या रेडियो एक्टिव तत्व वगैरह जो हानिकारक ऊर्जा निकलती है, उसको इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक का प्रयोग करके क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। तो इंडिया ऐसा नहीं है कि इसको ध्यान में नहीं दे रही है या काम नहीं कर रही है, लेकिन ये बोला गया है कि अभी फिलहाल हम केवल 1.6% नवीकरणीय ऊर्जा ही इन न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही कम है। अगर सोलर एनर्जी की बात की जाए, विंड एनर्जी की बात की जाए, उसकी तुलना में न्यूक्लियर एनर्जी को हमने बहुत नेग्लेक्ट रखा हुआ है। केवल 1.6% ही इंडिया में अभी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके क्या है, एनर्जी जनरेट की जा रही है। तो ये पूरा मुद्दा है, इसमें कुछ आपको बताया गया है कि क्या टारगेट्स हैं, क्यों अभी ये समिट हुआ है, और क्योंकि COP28 में इसकी बात हुई थी, और क्यों ज़रूरी है न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि ये पर्यावरण को कम प्रदूषित करता है। जो भी 2-3 देशों के विज़न है, मैंने बताया कि 10% उनको 35 तक करना है और 18% उनको 2060 तक करना है, इस न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। साथ के साथ इंडिया के रिस्पेक्ट में बात की कि अभी फ़िलहाल केवल 1.6% ही न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू नवीकरणीय ऊर्जा इंडिया उत्पादित कर रहा है। इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। साथ के साथ में ये भी मैंने बताया कि क्या कंसर्न है न्यूक्लियर एनर्जी को, बहुत अगर हमने सही से यूज़ नहीं किया या हमने सावधानी नहीं बरती तो क्या कंसर्न है, जो भी हेल्थ इश्यूज़ होंगे, जो इसके रेडिएशंस निकलेंगे, उससे भयावह स्थिति हो सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल था। इस आर्टिकल में आंकड़े थे, हमारे लिए जो काम की चीज़ थी वो हमने यहाँ से निकाल ली। जो भी हमारे को एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने के लिए जो भी फैक्ट, जो भी चीज़ें मिल सकती थी वो मिल गई। अभी देखिए IAEA की स्थापना, IAEA ने ये पूरा समिट करवाया था, तो इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं थोड़ा। आपका प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर एक और फैक्ट मिल जाएगा। IAEA जो है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1957 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये काम क्या करता है? जो भी परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, तो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण रूप से उपयोग के ऊपर ध्यान देता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि परमाणु ऊर्जा जो है वो अच्छी भी है और बुरी भी है। अगर उसको सही तरीके से नहीं यूज़ किया गया तो क्या है, वो हमारे लिए बहुत ही भयावह स्थिति खड़ी कर सकती है। तो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण तरीके से यूज़ हो, अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ हो। देखिए, उसी चीज़ से बॉम्ब भी बनाया जा सकता है जिससे पूरी दुनिया का विनाश किया जा सकता है। जैसे अभी रशिया ने धमकी दी है कि अगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने यूक्रेन को नहीं रोका और उन्होंने यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं किया, तो तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा और उसमें वो जो परमाणु हथियार है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वही परमाणु ऊर्जा है जिसका उपयोग बम बनाने के लिए भी किया जा सकता है, और वही परमाणु ऊर्जा है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करके लोगों के बेटरमेंट के लिए भी किया जा सकता है। अब ये इंसान पर, उसकी मानसिक स्थिति पर और उसकी कौशल क्षमता पर डिपेंड करता है कि वो उसका किस तरीके से प्रयोग करना चाहता है। तो IAEA जो है वो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण रूप से क्या उसके उपयोग के लिए पूरा ये चलाता है टाइम पे, और ये हमेशा
सर्विलांस रखता है कि कोई देश इसका गलत तरीके से प्रयोग तो नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे जो नाभिकीय विखंडन वाली और नाभिकीय संलयन वाली चीज़ें बता दी। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक परमाणु पर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स की बमबारी की गई तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, यानी कि खंडन हो गया इसका, इसलिए इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं इसको। ठीक है, और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु होते हैं जिनको जोड़ करके एक बड़ा परमाणु बना दिया जाता है, तो ये जो होता है ये होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, हमारे यहाँ पर चाहे अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा नाभिकीय विखंडन का यूज़ होता है, क्योंकि नाभिकीय संलयन में अभी इससे जितनी ऊर्जा निकल रही है विखंडन से, उससे कहीं ज़्यादा बड़े लेवल पे नाभिकीय संलयन से ऊर्जा निकलती है, और वो जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनकी ऊर्जा बहुत हानिकारक होती है, तो इसलिए ज़्यादातर देश नाभिकीय विखंडन को ही क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तो ये थी पूरी न्यूज़ एडिटोरियल। अच्छा था, ये कल का एडिटोरियल था, लेकिन इसको डिटेल से चर्चा करनी थी। आज सैटरडे है तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं थे, कल संडे है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं होंगी, तो इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स है उसको इन डिटेल चर्चा करने के लिए मैं 1-2 आर्टिकल्स ऐसे स्टोर करके रख लेती हूँ, जिस पर मैं बिल्कुल अच्छे से आपको एक होलिस्टिक व्यू दे सकूँ। अब चलते हैं, हमारी ये छोटी सी न्यूज़ है, रिवीजन के पर्पज़ से पीटी में ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से, या कोई ग्रुप बनता है तो। अभी क्या है, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन टू बिल्ड अप AUKUS, इन्होंने क्या किया है, AUKUS जो है वो तो 2021 में ही बन गया था। ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका का एक ट्रायो है, एक त्रिगुट है कहना चाहिए, और इसमें क्या है, इसकी स्थापना 2021 में हुई है। ये बना क्यों है, तो इसका सीधा सीधा उद्देश्य है चाइना को काउंटर करने के लिए। अब अगर चाइना, वो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये संगठन बना है, तो हमारे लिए भी ये क्या है, यूज़फुल हो सकता है। और इसमें जो सदस्य है जो कि ऑस्ट्रेलिया है या फिर US है, तो ऑस्ट्रेलिया और US क्या है, ये क्वाड के भी सदस्य हैं, तो यहाँ से भी इनके साथ में इनकी प्रोग्रेस को देखते रहते हैं हम टाइम पे, क्योंकि ये 2 देश हमारे साथ क्वाड का हिस्सा हैं, इसलिए हम ये पूरा टॉपिक जो है डिस्कस कर रहे हैं। और आपसे पीटी वगैरह में जो है संगठन से क्वेश्चन बनता है, तो देख लेते हैं AUKUS के बारे में थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री। तो मैंने पहले ही बताया ये कब बना था, इसकी घोषणा 15 सितंबर 2021 में हुई थी। इसमें कौन कौन से देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, UK और USA, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, इसका ये त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है, जो कि तीनों देश आपस में मिल करके चाइना को काउंटर करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, साथ के साथ में अमेरिका जो है और ब्रिटेन जो है, ये क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली इन्होंने पनडुब्बियां वगैरह दी थी, सो दैट क्या हो, जो चाइना वाला रीजन है और ये पूरा साउथ चाइना है, इधर में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो क्या होता है कि साउथ चाइना सी पे चाइना समझता है कि उसका एकाधिकार है। ठीक, और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है इधर इंडियन ओशन की तरफ, पैसिफिक ओशन या हिंद महासागर की तरफ। ठीक है, तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया को भी खतरा है और भारत को तो थ्रेट है ही, क्योंकि वो तो हमारा पड़ोसी है, हर तरीके से पीछे पड़ा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया को एक थ्रेट से बचाने के लिए क्या है, जब 2009 से पहले, जब भी ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड में अपना भागीदारी निभाई, उससे पहले जो है चाइना के साथ में ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रुपिज़म चलता था, चाइना की तरफ ऑस्ट्रेलिया का झुकाव था। लेकिन जब क्वाड बना तो क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने चाइना से पाला बदल लिया और वो हमारे साथ शामिल हो गया। क्वाड में कौन कौन से देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। तो उसमें क्या हुआ, USA है, तो उसमें क्या हुआ, चाइना को पीछे छोड़ते हुए, चाइना को उन्होंने धोखा देते हुए क्या किया, हमारे साथ में क्वाड के साथ ग्रुपिज्म कर लिया। तो इस वजह से चाइना जो था वो ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा खफा था, तो इसलिए AUKUS बनाया गया। AUKUS का बनाने का उद्देश्य, पहली बात तो ये थी कि चाइना को काउंटर करना है, साथ के साथ ऑस्ट्रेलिया को संरक्षण देना भी इसकी ज़रूरत थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए AUKUS को बनाया गया था। इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कब बना था, कौन कौन से देश हैं, और मेन उद्देश्य क्या है, चाइना को काउंटर करना। अब ये एक छोटी सी वनडे न्यूज़ है, साइमन हैरिस जो है वो आयरलैंड के यंगेस्ट PM बन गए हैं। तो देख लीजिए ये इनकी उम्र कितनी है, 37 साल है। 37 साल की उम्र में ये आयरलैंड के PM बने हैं। आपसे ये प्रश्न बन सकता है, वनडे एग्जाम्स वगैरह में इस तरीके से प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ के PM बने हैं, आयरलैंड के ये PM बने हैं, और इनका नाम क्या है, साइमन हैरिस। और इन्होंने ये पहले व्यक्ति नहीं है, इसके पहले भी एक व्यक्ति बन चुके हैं यंगेस्ट PM, लेकिन उनकी उम्र कितनी थी, 38। तो मात्र इनसे 1 साल बड़े व्यक्ति इसके जस्ट पहले PM थे आयरलैंड के, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। तो उसके बाद अब जो साइमन हैरिस जी बने हैं PM, वो कितनी एज है उनकी, 37। तो इन्होंने जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है पिछले PM का। तो ये छोटी सी एक न्यूज़ थी।
जो कि आज के पेपर में थी। अब देखते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8% बोली गई है। हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर क्वार्टर में 3-4 महीने में क्या है चीज़ें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अभी फ़िलहाल इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने भी बोला है कि 7.6% से लेकर के 8% तक जीडीपी की ग्रोथ रहने वाली है। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था अगले एक साल फिस्कल ईयर जो 2024 से लेकर के 2025 तक जो है फिस्कल ईयर, इन एक सालों में हमारी इकोनॉमी अच्छी रहने वाली है, ऐसी अनुमान है। अगला जो न्यूज़ है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। ह्यूमन राइट्स पैनल बनाया गया है एक, और उन पैनल ने क्या किया है, सुनने कितना टाइम हो गया? अभी मत करना, मैं अब करो स्टार्ट। चलिए अब देख लेते हैं अगली न्यूज़ क्या है। ह्यूमन राइट्स पैनल रजिस्टर्स केस अगेंस्ट क्लासिकल डांसर। एक क्लासिकल डांसर है केरला के, उनके खिलाफ जो ह्यूमन राइट पैनल है, स्टेट की जो ह्यूमन राइट पैनल है, उन्होंने केस फाइल किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जगह इंटरव्यू में बोला था कि जो वहाँ पर मोहिनी अट्टम होता है, क्लासिकल डांस एक शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, और ये क्या है केरला में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, केरला में 2 शास्त्रीय नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं। एक तो मैंने बताया मोहिनी अट्टम, दूसरा आपको बताना है, चलिए मैं ही बता देती हूँ। केरला में 2 जो है शास्त्रीय नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं, एक तो है कथकली, दूसरा है मोहिनी अट्टम। ये आपके लिए एक पीटी का फैक्ट तैयार हो गया शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। ठीक है, तो ये जो 2 डांस फॉर्म है वो केरला में क्या होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। और उससे रिलेटेड एक मामला आया है कि केरला में एक डांसर हैं जिन्होंने अभी बोला, उनका नाम क्या है, कला मदालम सत्यभामा। तो ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि मोहिनी अट्टम के लिए प्रेफरेंस देनी चाहिए गोरी स्किन वाले लोगों को, यानी कि यहाँ पर इन्होंने रंग भेद से संबंधित कुछ बात कर दी है। इस वजह से पूरा ये मामला जो है हाईलाइट हो गया है। इनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं ह्यूमन राइट्स पैनल ने कि इस तरीके से क्या है किसी रंग भेदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और किसी डार्क स्किन वाले व्यक्ति के लिए इस तरीके से बैन करना, डांस को, मोहिनी अट्टम को बैन करना, ये सही बात नहीं है। तो ये तो थोड़ी सी न्यूज़ हुई। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्या है, क्लासिकल डांस, और दूसरा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो मानवाधिकार आयोग है वो। तो मानवाधिकार आयोग क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। आपसे पीटी में पूछा जाता है, संवैधानिक संगठनों के बारे में पूछता है और गैर संवैधानिक संगठनों के बारे में भी पूछता है। तो मानवाधिकार आयोग जो है एक तरीके की स्वतंत्र संस्था है, ठीक है, जो क्या काम करती है, मानवाधिकारों की रक्षा करती है, लोगों के जो भी अधिकार हैं उनकी रक्षा करती है। टाइम टाइम पे अगर उनको लगता है कि इस किसी भी नए रूल से या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया गया है, तो वो क्या होती है, टाइम टाइम पे एक्शन में आ जाती है। 2 तरीके के मानवाधिकार आयोग हैं, एक तो होता है केंद्र के लेवल पे और दूसरा होता है राज्य के लेवल पे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य के लिए जो है मानवाधिकार आयोग अलग है, इसको कहते हैं SHRC यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, और राष्ट्र यानी केंद्र के लिए है राष्ट्रीय यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC। ठीक है, तो 2 आयोग होते हैं, मानवाधिकार आयोग होते हैं, एक केंद्र के स्तर पर, दूसरे राज्य के स्तर पर। अभी जो केरल से रिलेटेड मामला है वो है SHRC का। ठीक है, तो SHRC ने जो है वो अभी उनके खिलाफ जो कला सत्यभामा जी हैं उनके खिलाफ सारा एक्शन लिया है। ठीक, तो पहली बात तो ये हुई कि मानवाधिकार आयोग क्या है, एक स्वतंत्र आयोग है। साथ के साथ में इनके क्या कार्य हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि क्या करते हैं, मानवाधिकार के हनन से संबंधित जो भी शिकायतें हैं उसको ये सुनते हैं, और जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है उनको मुआवजा वगैरह दिलाने का काम करते हैं। साथ के साथ अगर कोई सस्पेक्ट जो है वो सही पाया जाता है कि इसी ने इस तरीके का अपराध किया है, तो उनको थोड़ा सजा भी देने का काम ये करते हैं। कानूनी नीतियों का क्या करते हैं, बनाने के लिए सरकार की मदद भी करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें। आपसे पीटी में प्रश्न बनता है तो आप आज जा करके पॉलिटी के चैप्टर से मानवाधिकार वाला जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब आयोग की शक्तियां क्या है, तो क्या करता है, सबसे पहले तो वो शिकायत की जांच करता है। ठीक है, जांच करने के बाद क्या करता है, अगर उसको लगता है कि व्यक्ति जो है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो सही लगे हैं, तो वो क्या कर सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।
दूसरी बात यह है कि ये क्या करते हैं, किसी भी सरकारी कार्यालय या फिर जेल तक का दौरा कर सकते हैं। अगर जैसे टाइम टाइम पे मानवाधिकार आयोग वाले क्या करते हैं, ये भी बोलते हैं कि जो जेल में कंडीशंस है कैदियों की वो सही नहीं है, उनको सही से खाना नहीं मिल रहा है, सही से पानी नहीं मिल रहा है, लोगों के रहने की बहुत ही गंदी व्यवस्था है, साफ़ सफाई नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो जेल और सरकारी कार्यालय वगैरह में इनको अनुमति होती है कि ये जा कर के वहाँ पर क्या कर सकते हैं, दौरा भी कर सकते हैं। अब जो व्यक्ति सस्पेक्ट है या जो भी मुद्दा आता है इनके पास, उससे संबंधित जो दस्तावेज और रिकॉर्ड हैं ये उसको मांग भी सकते हैं। साथ के साथ में इनकी भूमिका क्या है, तो मानवाधिकार जो है, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, आपने संविधान में पढ़ा ही है, बहुत बड़ा अधिकार है। एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए क्या है, ये सारे अधिकार कुछ दिए जाते हैं कि अच्छा उसका जीवन हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, उसको बेहतर रोटी कपड़ा खाना जो भी चीज़ें हैं उसको मिले। तो मानवाधिकार आयोग की भूमिका यही होती है कि व्यक्ति को रक्षा प्रदान करना, साथ के साथ में उनकी जो भी बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने से संबंधित सारी चीज़ें सही से चल नहीं चल रही हैं उसको रेगुलेट करना। तो ये थी आपकी न्यूज़ आज की। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और आज टेक्निकल इश्यूज़ हुए, इसकी वजह से क्लास डिले हो गई, वरना ये क्लास सुबह ही आ जानी थी, पर कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, ह्यूमन एरर्स भी होते हैं, टेक्निकल एरर्स भी होते हैं। और अंत में यही आपसे गुजारिश करेंगे कि जो भी नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।